लाठीचार्ज की खबर आ रही है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर। नीट पेपर लीक को लेकर दरअसल तस्वीरें आ गई हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस की यूथ विंग एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने वहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग थी। ये देखिए तस्वीरें, फुल स्क्रीन पर दिखाई ये तस्वीरें। वहां पर लाठीचार्ज किया गया है पुलिस की तरफ से। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को वहां पर उन पर लाठियां चली हैं। ये नीट को लेकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड गिरा दिया, फिर सैकड़ों, ये देखिए वो बैरिकेड वहां पर लगा था, बैरिकेड गिरा दिया गया। ये बैरिकेड वहां पर गिराया गया। फिर पुलिस ने काबू में करने के लिए कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी। कार्यकर्ताओं की सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे नीट को लेकर। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू होता देख पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। उधर नीट पेपर लीक का विरोध कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ता, बताया जा रहा है कि एनटीए के बिल्डिंग के दफ्तर, ये भी दिखाइए फुल स्क्रीन पर, एनटीए के दफ्तर के अंदर घुस गए। वहां पर एनटीए के दफ्तर पर ताला लगा दिया गया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एनटीए दफ्तर के अंदर घुस गए वहां पर सारे कार्यकर्ता एनएसयूआई के। ये देखिए आप, वो दौड़ते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो है ये एनटीए दफ्तर में घुसे। वहां पर बताया जा रहा है ताला लगा दिया। नीट परीक्षा को लेकर ये देखिए, ये आप तस्वीरें देखेंगे, वो सारे जो कार्यकर्ता दौड़ते हुए एनएसयूआई के एनटीए दफ्तर के अंदर घुस गए और वहां पर ताला लगा दिया। एनटीए दफ्तर पर ताला लगा दिया। एनटीए बैन करो के नारेबाजी वहां पर होने लगी। वो नहीं माने, फिर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के मेन गेट पर भी ताला लगा दिया। दफ्तर के अंदर ही ये देखिए, अब वो तस्वीरें, वहां ताला भी लगा दिया गया एनटीए के दफ्तर में। ये देखिए हाथ में ताला आपको नजर आ रहा है, हाथ में ताला आपको नजर आ रहा है। जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचे और फिर अंदर घुसे और अंदर ताला लगा दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर है ये, कई लोगों को ये हिरासत में ले लिया गया। पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया। हालात बेकाबू हो रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही थी। और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। और अब बात करेंगे सेंगोल की। जी हां, सेंगोल बहाना, सनातन निशाना। लोकतंत्र के मंदिर में सेंगोल रखा जाए, ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा कि सेंगोल प्रतीक है राजदंड का। ये समाजवादी पार्टी से अपेक्षित है। जो औरंगजेब, टीपू सुल्तान, मुगलों की प्रशंसा करते नहीं थकते। जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ एक दिखाने का एक कदम था। पिछले लोकसभा इलेक्शन में तमिलनाडु की जनता ने दिखाया कि उनका आशीर्वाद डीएमके और कांग्रेस अलायंस के साथ है। ये ला के इन्होंने राजदंड लगाया था वहां पे। इनको दंड तो मिला, थोड़ा कमी रह गई और आगे दंड मिलेगा। अब ये देश राजदंड से नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र से चलेगा। राजतंत्र रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना है। बोलते ना, शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी। आप जानते हैं, कहने में ना कोई हिचकिचाहट नहीं है। दरअसल सनातन से हेट, इसलिए सेंगोल संभवतः टारगेट। सनातन से हेट, हिंदुत्व, हिंदू धर्म से हेट, इसलिए सेंगोल टारगेट। क्या है सेंगोल? सेंगोल यानी कि सनातन धर्म का प्रतीक। तस्वीरें हैं सेंगोल की।
सेंगोल यानी कि धर्म आधारित न्याय व्यवस्था का प्रतीक, सेंगोल यानी भारत की संप्रभुता का धार्मिक प्रतीक, सेंगोल पर विराजमान भगवान नंदी धर्म की रक्षा का प्रतीक है। हो सकता है नंदी महाराज से परेशानी हो, मैं कह रहा हूं ना, सेंगोल बाना सनातन निशाना, सनातन से हेट, सेंगोल टारगेट। क्या हुआ था आपको याद होगा, आज से ठीक 13 महीने पहले 28 मई 2023, वो देखिए तस्वीर आपको नजर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल की स्थापना करते हुए मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी। उस वक्त संसद के अंदर मंत्रोच्चारण हो रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल की स्थापना की थी। जब नई संसद में इसे स्थापित किया गया था तब भी इसका विरोध हुआ था। तब भी कांग्रेस समेत 20 पार्टियों ने सेंगोल कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया था। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन क्या कह रहे थे, सेंगोल सेकुलर नहीं है क्योंकि यह हिंदू धर्म का प्रतीक है, इनको हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं हिंदुओं से हेट, हिंदू धर्म से हेट, सनातन से हेट, इसलिए सेंगोल टारगेट। और एक साल बाद फिर समाजवादी पार्टी सेंगोल से चिढ़ गई है। छोड़िए समाजवादी पार्टी, पूरा इंडी अलायंस को प्रॉब्लम हो गई है सेंगोल से। इस बार भी ना सेंगोल के खिलाफ इंडी गठबंधन एकजुट हो गया, सब मिले हुए हैं जी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सेंगोल को संसद से बाहर निकालो, सेंगोल को संसद से बाहर निकालो। कांग्रेस क्या कह रही है, संसद में सेंगोल बेफिजूल है। आज मैं कह रहा हूं सेंगोल नहीं, सनातन से प्रॉब्लम है। और आरजेडी क्या कह रही है, सेंगोल की जरूरत क्या है जी। अब आपको बताते हैं ये आज सनातनी सेंगोल के खिलाफ एकजुट क्यों हुआ, पूरा ऑपोजिशन एकजुट नजर आ रहा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की संसद में एंट्री सेंगोल के साथ हुई, सेंगोल के साथ राष्ट्रपति, ये देखिए तस्वीरें भी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो एंट्री हुई, क्योंकि राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य की सर्वोच्च प्रतीक है। देश की कार्यपालिका और न्यायपालिका की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के पास है और सेंगोल देश की संप्रभुता का धार्मिक प्रतीक। इसी के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी ने संसद से सेंगोल को हटाने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि सेंगोल का अर्थ है राजदंड, यानी कि राजा का डंडा। अरे हैरानगी है, कुछ लोग इसको वॉकिंग स्टिक बता चुके हैं, इतना अपमान सनातनी सेंगोल का। मतलब वो कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, डंडे से नहीं चलेगा, इसलिए संसद से सेंगोल को हटाया जाना चाहिए। बड़ी संविधान की चिंता हो रही है ना, जब प्रस्ताव आता है ना आपातकाल पर, पीछे से ये लोग शोर मचाते हैं, मतलब मुंह पर संविधान, दिल में क्या है सब जानते हैं। यहां सेंगोल, मतलब वैसे बड़े संविधान संविधान चिल्लाना है, लेकिन जब आपातकाल पर प्रस्ताव आता है तब ये सारे विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी की मांग में पूरा इंडी गठबंधन एकजुट हो गया। कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी ने भी संसद से सेंगोल को हटाने की मांग कर दी। वहीं बीजेपी ने कहा कि सेंगोल तो बहाना है, सनातन निशाना है। कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं, तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें। राजतंत्र तो रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना चाहिए। देखिए, सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ एक दिखाने का एक कदम था, लेकिन पिछले लोकसभा इलेक्शन में तमिलनाडु की जनता ने दिखाया कि उनका आशीर्वाद डीएमके और कांग्रेस अलायंस के साथ है। आपको पता ही था कि किस तरीके से ये धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध भी ये ला के इन्होंने राजदंड लगाया था वहां पे। इनको दंड तो मिला, थोड़ी कमी रह गई और आगे दंड मिलेगा। हैरानगी सोचिए, डीएमके चुप है, डीएमके एक शब्द नहीं बोल रहा है। आप इस चीज को समझिए, गठबंधन ज्यादा जरूरी है डीएमके के लिए। तमिल के गौरव, तमिल की संस्कृति, तमिल की सनातन संस्कृति, सेंगोल का अपमान हो रहा है। कोई कह रहा है हटा दो सेंगोल को, कांग्रेस कह रही है ये कर दो उसके साथ, वो समाजवादी पार्टी कह रही है बेफिजूल है, ये सारी चीजें। डीएमके चुप है, ध्यान दीजिए, डीएमके तमिलनाडु की जो पार्टी है, डीएमके चुप है। उसके लिए तमिलनाडु के गौरव से बड़ा गठबंधन हो गया। आप सोचिए, विपक्ष जिस सनातनी सेंगोल का विरोध कर रहा है ना, उसकी परंपरा भारत में महाभारत काल से है। सेंगोल भारत, अखंड भारत का प्रतीक है, अखंड भारत का, क्योंकि मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य से लेकर चोल साम्राज्य तक सेंगोल इस बात का प्रतीक रहा है कि इसे धारण करने वाले पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है। और अभी जिम्मेदारी संसद के पास है
इसलिए संसद में सेंगोल की स्थापना हुई थी। खुद देश की आजादी के वक्त जब भारतीयों को अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण की गई थी ना, सत्ता हस्तांतरण जब हुआ था, तब सनातनी सेंगोल ही सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। मतलब बात और यह है कि आरोप यह है कि पंडित नेहरू ने इसका महत्व मतलब वॉकिंग स्टिक, नेहरू की सोच वॉकिंग स्टिक, एक छड़ी की तरह महत्व उसका माना था। वॉकिंग स्टिक लिखा गया था उसको, और सेंगोल को इलाहाबाद के म्यूजियम में रखवा दिया गया था, नीचे लिखा था वॉकिंग स्टिक। लेकिन जब एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन में न्याय और निष्पक्षता के प्रतीक सेंगोल को फिर संसद में स्थापित किया तो विपक्षी दलों का मूड बिगड़ गया। किसी ने कहा यह ब्राह्मणवाद की वापसी है, किसी ने कहा यह संविधान विरोधी है, और आज फिर से विपक्ष सेंगोल का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यह आज बहुत जरूरी है आपको बताना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष भारतीय इतिहास या संस्कृति का कोई सम्मान नहीं करता है। सेंगोल पर उनके शीर्ष नेताओं की टिप्पणी निंदनीय है, यह उनकी अज्ञानता को दर्शाती है। यह टिप्पणी तमिल संस्कृति के प्रति इंडी अलायंस की नफरत को भी दर्शाती है। ध्यान दीजिएगा, तमिल संस्कृति, डीएमके चुप है, डीएमके के लिए गठबंधन ज्यादा जरूरी है, इंडी गठबंधन। तमिल की संस्कृति पर गठबंधन के सहयोगी सवाल उठा रहे हैं, डीएमके चुप है। योगी के अलावा बीजेपी ने भी कहा है कि सेंगोल को राजदंड बताना विपक्ष की तंग सोच का नतीजा है। यह विरोध असल में सनातन संस्कृति का विरोध है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीज़ों से एतराज़ होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। आज जब उसे सही सम्मान और स्थान मिला है तो समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस का भी विरोध करती है, उसके ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणियां करती है। आज वो सेंगोल पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है। और अब बात राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। अच्छा, कंफ्यूज हो गए होंगे, सैम पित्रोदा है, सैम पित्रोदा इनका पूरा नाम है, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी, राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु। कांग्रेस के चुनावी उनसे डिवोर्स अब खत्म हो गया है, वापसी हो गई है, लौट के सैम कांग्रेस में आए। कांग्रेस ने फिर से सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। बवाल हो गया इस खबर को लेकर। आपको लगेगा ये अपॉइंटमेंट लेटर, एक्चुअली ये एक एंडोर्समेंट लेटर है। ये अंकल सैम और सैम पित्रोदा के द्वारा की गई हर बात का एंडोर्समेंट गांधी परिवार सिखों का दुश्मन था, है और रहेगा। सिखों प्रति नफरत भी है और गांधी परिवार के मन में हमेशा। हर राजनीतिक दल में होता रहा है, होगा। वो जरा अपनी ओर देखें, कन्फ्रंटेशन की राजनीति चाहते हैं या कॉपरेशन? सैम पित्रोदा साहब का जो योगदान देश के अंदर डिजिटल क्रांति लाने के अंदर है, उसके बारे में नहीं आप बात करेगा कोई भी क्या? तो 140 करोड़ भारतवासियों पर नस्ल भेदी टिप्पणी करने वाले, आपकी चमड़ी का रंग देखकर आप पर नस्ल भेदी टिप्पणी करने वाले, चमड़ी का रंग देखकर, रंग रूप के आधार पर 140 करोड़ भारतीयों का भद्दा मजाक उड़ाने वाले, कद काठी और रंग रूप के आधार पर भारतीयों को अफ्रीकी, चीनी कहकर मजाक उड़ाने वाले सैम पित्रोदा की 48 दिनों में कांग्रेस पार्टी में वापसी हो गई है। मतलब वो मजाक था जब निकाला था, जब सैम पित्रोदा जी को हटाया गया था उस पद से, इन्होंने इस्तीफा दिया, जो भी हुआ था वो सब नौटंकी थी, ड्रामा था, दिखावे की कार्रवाई थी। ये सब कुछ राहुल गांधी के कहने पर बयान दे रहे थे क्या? अब ये सवाल तो पूछा जाएगा भाई, क्योंकि राहुल गांधी एलओपी बने, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता। सैम पित्रोदा जी की वापसी हो गई है। दोनों खबरों में लिंक है नहीं है, आप लोग तय करें, हमें नहीं पता। लेकिन यहां राहुल जी को संवैधानिक पद, एलओपी बने, बड़े नेता बने एलओपी, पित्रोदा जी ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, वापसी हो गई। मतलब क्या भद्दे और रंगभेदी बयान पर सैम पित्रोदा से कांग्रेस का तलाक 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 140 करोड़ देशवासियों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश थी। सैम पित्रोदा की वापसी पर यह सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, बीजेपी भी यह सवाल उठा रही है। अब देखिए, हमें लगता है सवाल वाजिब है, सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि सोचिए
चुनावों के दौरान बड़ा गुस्सा आ गया था, भाई सैम पित्रोदा बोल कैसे सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश आगे आ गए थे कि ये बयान इत्तेफाक नहीं रखते कांग्रेस पार्टी, कैसे दे रहे हैं वो। क्या हुआ, 48 दिनों में गुस्सा खत्म हो गया। सैम पित्रोदा ने भारतीयों पर रंगभेदी बयान देकर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया था। सैम पित्रोदा ने कहा था कि पूर्व के लोग चीनियों जैसे दिखते हैं, चीनियों जैसे, जो बीच में लिखा ना रामद्रोह टू रंगभेद, हुआ तो हुआ, अब हुआ तो हुआ, आप लोग होते रहिए परेशान, कांग्रेस पार्टी में हो गई वापसी, हुआ तो हुआ, कह दी उन्होंने, आपका चमड़ी का रंग देखकर नस्लभेदी टिप्पणी हुई तो हुई, रामद्रोह हुआ तो हुआ, आ गए वापस वो। मतलब आप सोचिए, चीनी जैसे दिखते हैं और पश्चिम के लोग कैसे दिखते हैं, क्या कहा था उन्होंने, वो अरबियों की तरह दिखते हैं, वो उत्तर पूर्व या पूर्वी भारत के जो लोग हैं वो चीनी जैसे दिखते हैं, दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे दिखते हैं, चमड़ी का रंग देखकर नस्लभेदी भद्दी टिप्पणी की थी, भारतीयों का मजाक उड़ाया था। इस भद्दे मजाक से कांग्रेस पर जबरदस्त डेंट लगा, कांग्रेस ने भी समझा कि गलत बोला उन्होंने, ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, हटा दिया गया, मतलब वो हट गए उस पद से। सैम पित्रोदा ने शायद दिखावे के लिए 9 मई को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। तब ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी हाल के फिलहाल में कहा था ये सब दिखावे के लिए होता है। शायद मोदी का दावा सही साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही सैम पित्रोदा प्रकरण में कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी यह होता ही है, अब इनकी वापसी हो जाएगी, पहले इनको निकाला जाएगा दिखावे के लिए, पहले ऐसा बयान दिलवाया जाता है, फिर कहते हैं नहीं जी गलत है, कैसे बोल दिया उन्होंने, फिर उनको निकलवाया जाएगा, फिर वापसी हो जाएगी। साथ सम्मान वापसी हुई है सैम पित्रोदा साहब की। तब कांग्रेस के कम्युनिकेशन सेल के जयराम रमेश ने कहा था कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने का फैसला ले लिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनके फैसले को स्वीकार कर लिया। 48 दिन में सैम पित्रोदा जी का हृदय परिवर्तन हो गया, कांग्रेस पार्टी में वापसी हो गई, तलाक खत्म हो गया। इस बात की भविष्यवाणी बार बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने कर दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कर रही है और चुनाव के बाद सैम पित्रोदा की कांग्रेस में वापसी तय है। तो चुनावों के दौरान ये सारे बयान सैम पित्रोदा के नहीं थे, शायद ये जुबान उनकी थी, बयान संभवतः कोई शीर्ष नेताओं के हो सकते हैं, वरना वापसी होती। चलिए आपको दिखाते हैं सैम पित्रोदा का वो बयान जिसने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया था, भारतीयों पर भद्दा मजाक किया था और कांग्रेस पित्रोदा को चुनावी डाइवोर्स देने के लिए मजबूर हो गई थी। वो सुनिए वो बयान। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. अब ये तो राहुल गांधी पर भी टिप्पणी थी, मतलब कल को वो जहां से आते हैं वो उनको क्या कह रहे थे, या हम लोग जहां से आते हैं हमें क्या कह रहे थे। अब आपको लग रहा होगा ना कि अमेरिका में रहने वाले सैम पित्रोदा कांग्रेस के लिए इतने जरूरी हो गए हैं। या तो दो बातें, या तो बहुत जरूरी हैं या कांग्रेस ने इनसे बयान दिलवाए थे, दो ही चीजें हो सकती हैं। देखिए इनकी वापसी समान हुई, दो रीजन, या तो कांग्रेस ने ये बयान दिलवाए या ये कांग्रेस के लिए इतने जरूरी हो गए कि 50 दिन बाद भी, मतलब 50 दिन की दूरी, 50 दिन से ज्यादा की दूरी कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाई, इनसे ज्यादा दूरी नहीं बर्दाश्त हुई। दरअसल सैम पित्रोदा को क्या है कि राहुल गांधी का ना, सुनिएगा, राजनीतिक गुरु कहा जाता है और राहुल नियमित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि सैम अंकल से या सैम पित्रोदा जी से सलाह लेते हैं, राजनीतिक गुरु। मुझे याद है 2015 में राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि पित्रोदा से मिलकर उन्हें ऊर्जा महसूस होती है। ऊर्जा, इनको पूर्वी भारत के लोग चीनी नजर आते हैं, लेकिन इनसे मिलकर राहुल जी को ऊर्जा महसूस होती है। राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर भी सैम पित्रोदा ही उनका सब कुछ वहां पर मैनेज करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और सैम पित्रोदा कांग्रेस के थिंक टैंक में शामिल है, थिंक टैंक में शामिल है। ये विरासत कर, 55% इनहेरिटेंस टैक्स, ये सब मतलब इनका दिमाग नहीं, ये तो पीछे से कोई शीर्ष नेता शायद बुलवा रहे थे, फिर कह रहे नहीं कैसे बोल दिया इन्होंने, गलत बोल दिया। सैम पित्रोदा के सारे विवादित और आपत्तिजनक बयान कांग्रेस के लिए हुआ तो हुआ। मतलब सैम पित्रोदा ने भारत में विरासत टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स का आइडिया दिया, 55% टैक्स लगा दो। भारत के लोगों पर नस्ल भेदिक टिप्पणी की, मंदिरों के खिलाफ कहा कि इससे बेरोजगारी शिक्षा का समाधान नहीं होगा। पाकिस्तान का बचाव करते हुए कहा कि पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों। और सबसे आप समझिए दर्दनाक, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान था 84 के नरसंहार को लेकर। क्या कहा था उन्होंने, हुआ तो हुआ। इस पर बीजेपी का कहना है कि 99 सीटें आई तो कांग्रेस सैम पित्रोदा को वापस ले आई, अगर सीटें ज्यादा आती तो कांग्रेस 370 की भी वापसी करा देती। यहां तक कहा गया कि बाबरी की भी वापसी करा सकती है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सैम की योग्यता की वजह से उनकी वापसी हुई है। कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में एक आदेश पारित हुआ
कि तुरंत प्रभाव से विथ इमीडिएट इफेक्ट श्री सैम पित्रोदा को चेयरमैन ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस रीअपॉइंट किया जाए। मतलब वही सैम पित्रोदा जिन्हें माना जाता है कि वो प्रथम परिवार के कांग्रेस के सबसे ज्यादा विश्वस्त और करीबी है, जो राहुल गांधी के डिक्लेयर्ड मेंटोर एवं गुरु हैं, और जो राहुल गांधी जब अमूमन विदेशी दौरे पर जाते हैं तो सारे विदेशी दौरों को पूरी तरह से प्लान करने का काम या जिम्मा जिसके हाथ में होता है वो सैम पित्रोदा, जिन्हें वो अक्सर शायद जो मुझे बताया गया अंकल सैम भी कहते हैं। अब आपको बता दें दिल्ली के जल संकट पार्ट 2 के बारे में, लेकिन उससे पहले ऐसा करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी क्या हो गया, अकेले पड़ गई है। केजरीवाल जी अकेले पड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया और कोई आया ही नहीं इंडिया अलायंस का कोई साथी। मतलब संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इस पूरे प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के सांसदों के अलावा कोई नहीं आया इंडी गठबंधन का। सोचिए, मतलब कांग्रेस पर जब जब संकट आया केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने साथ दिया हमेशा। आज ये देखिए संजय सिंह खड़े, उनके जो सांसद चुने गए हैं वो खड़े, बहिष्कार कर दिया राष्ट्रपति के अभिभाषण का केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में। लेकिन इंडी गठबंधन का कोई भी नहीं आया उनका साथ देने। सब अंदर बैठे थे, सब राष्ट्रपति का अभिभाषण सुन रहे थे। अकेले पड़ गए केजरीवाल, अकेली आम आदमी पार्टी। मतलब इन्होंने बहिष्कार किया राष्ट्रपति के अभिभाषण का, और इंडी गठबंधन ने आम आदमी पार्टी का बहिष्कार कर दिया। ना कांग्रेस, ना समाजवादी पार्टी, ना आरजेडी, कोई भी नहीं आया साथ में कि हम भी बहिष्कार करेंगे, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत है। मतलब इंडिया अलायंस का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। अकेले आम आदमी पार्टी के सांसदों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं, मतलब इंडिया अलायंस ने केजरीवाल से दूरी बना ली है क्या? मतलब केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर इंडिया अलायंस की बाकी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी से पल्ला झाड़ लिया, और झाड़ लिया तो क्यों झाड़ लिया? वहीं आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने एक हैरान कर देने वाला पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। तो आप सुनेंगे, आपको हैरानगी होगी। उन्होंने मतलब एक तरीके से ना विनाश की बद्दुआ दे दी, उनका पोस्ट दिखाइए, क्या लिखा उन्होंने। उन्होंने लिखा, सुनिए आप, देखिए आप, पढ़िए ध्यान से। अभी तक यही प्रार्थना रही कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना है कि तानाशाह का विनाश हो। अब वो किसकी बात कर रहे हैं, और विनाश की बद्दुआ, तानाशाह किसकी बात हो रही है, वो किसको तानाशाह कह रही हैं, और जिसको भी कह रही है उसके उनके विनाश की बद्दुआ। मतलब केजरीवाल जी की पत्नी, धर्म पत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने, मतलब वो एक तरीके से बद्दुआ दे रही है, विनाश शब्द का प्रयोग किया, विनाश की बद्दुआ। क्या हुआ? उधर आज 18वीं लोकसभा में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण था, जिसमें उन्होंने संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। राष्ट्रपति का अभिभाषण काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें उन्होंने मोदी सरकार 3.0 के अगले 5 सालों के कामकाज की रूपरेखा प्रस्तुत की। लेकिन जिस समय वो सदन को संबोधित कर रही थी, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने ही वाली थी, ऐसे समय में उनके खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई शुरू हुई। ये उनको जेल में रखने की एक साजिश है। हालांकि इंडी गठबंधन के बाकी नेता शायद ये नहीं समझते हैं, वो ये शायद ऐसा इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वरना वो भी होते। उन्होंने क्यों नहीं बहिष्कार किया? अब देखिए सच्चाई क्या है। सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने कल खुद अपनी याचिका वापस ले ली थी। ये बताना बहुत जरूरी है, खुद अपनी याचिका वापस ली थी उन्होंने। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका खुद वापस ले ली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एक तरीके से स्वीकार कर लिया। पिछले कुछ सालों में ना अरविंद केजरीवाल के विचार किस तरह से बदल गए हैं, उसका एक और उदाहरण आपको दिखाते हैं। कि उनको रिहाई के लिए सब चल रहा है ना, रिहा करो रिहा करो। अभी कभी अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे कि अगर उनके सामने ये ऑप्शन रख दिया जाए बेल या जेल, तो वो जेल को चुनेंगे, बेल नहीं। लेकिन अब वहीं अरविंद केजरीवाल है, जिनकी पार्टी उनकी जमानत को लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर रही है। काफी दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी आम आदमी पार्टी के सांसद विरोध प्रदर्शन करने के लिए संसद में इकट्ठा हुए, यहां तक कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार भी कर दिया। अगर हमारे सामने ये ऑप्शन रखा जाएगा कि जेल या बेल, तो फिर हमें जेल ही मंजूर है, हम बेल नहीं लेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत पर मोहर लगनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त
केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है। लोकतंत्र का सबसे दुखद और काला अध्याय कोई लिख रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल जी। नैतिकता के आधार पर जिसकी भी इस तरह की गिरफ्तारी हुई है वो अपने पद का त्याग किए हैं और जो लोकतंत्र का सम्मान है उसको बढ़ाए हैं। चलिए, दिल्ली का जल संकट पार्ट 2 जिसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग छिड़ गई है ना, अब उसकी बात कर लेते हैं। नालों की सफाई करने तो हरियाणा नहीं आएगा, वो तो आपको करनी थी और समय रहते करनी थी। पूरी लाइन जो है वो पानी में जलमग्न हो चुकी है, पानी फुटपाथ की रेंज से ऊपर चला गया है, जल भराव हो गया है। इनके कारण पानी की कमी है, ये बहाना है। क्या करें हम? ये क्या कहेंगे? कहेंगे हम नालायक है, थोड़ी कहेंगे हमने कुछ किया नहीं, थोड़ी कहेंगे। ये ऑप्शन रखा जाएगा कि जेल या बेल, तो फिर हमें जेल ही मंजूर है, हम बेल नहीं लेंगे। केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है। पूरी की पूरी सरकार सिर्फ एक मंत्र में लगी है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जाएं, कहाँ हाई कोर्ट जाएं, कहाँ लोअर कोर्ट जाएं, कहाँ तिहाड़ जेल जाएं। साफ साबित हो रहा है ये इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, ये पॉलिटिकल विच हंट चल रहा है। केजरीवाल अगर बीजेपी का समर्थन करने लगे तो 48 घंटे भी नहीं लगेगा, जेल के बाहर आ जाएंगे। अब देखिए, जल संकट से राहत मिली हो ना मिलो, वहां पानी नहीं मिल रहा था, अब पानी भरा गया, जल जमाव की समस्या होगी, इसलिए मैं जल संकट पार्ट 2 कह रहा हूं। मतलब दिल्ली में जल संकट पार्ट 2 क्या है? एक और दिल्ली में पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, बूंद बूंद के लोग तरस रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली में जरा सी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है, जल जमाव वाली स्थिति है, जल भराव वाली स्थिति। अब इसके लिए तो हरियाणा नहीं आएगा ना पानी निकालने, मतलब जल संकट के लिए हरियाणा जिम्मेदार है, जल जमाव के लिए कौन है? उसके लिए भी पड़ोसी राज्य जिम्मेदार है क्या? यहां तो एनसीडी की जिम्मेदारी है ना, और एनसीडी किसके पास है? आम आदमी पार्टी के पास। जल संकट के लिए जल मंत्री का धरना, जल जमाव के लिए किसका धरना होगा? मेयर का, एमसीडी का। मतलब आप ये सोचिए, तब ये स्थिति तब है जब मौसम की पहली बारिश है साहब, पहली बारिश। अब कौन इसको ठीक करे? मुख्यमंत्री जी जेल में, वहां सीबीआई पूछता, जल मंत्री जी धरना दे रही थी, अस्पताल से आज उनको छुट्टी मिली, अभी पूरी बरसात बाकी है, और आम आदमी पार्टी वहां धरना दे रही है संसद के बाहर केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में। तो फिर दिल्ली वालों क्या राम भरोसे हैं? अभी से दिल्ली के कई इलाकों का यह हाल है, कई इलाकों का। देखे ना दूसरी तस्वीर, जल संकट पार्ट 2, पहले पानी नहीं मिल रहा था, अब पानी पानी हो गई है दिल्ली। सवाल यह कि दिल्ली को इस मुश्किल से राहत कौन दिलाएगा भाई? अब कोई नया धरना होगा, नया अनशन होगा। बार बार सुनिए ना, केजरीवाल जी कहां है? सीबीआई कस्टडी में। जल मंत्री आज ही जो है अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटी हैं, वो जल्द स्वस्थ हो, हम ये कामना करेंगे। आम आदमी पार्टी का ज्यादा ध्यान केजरीवाल की रिहाई को लेकर विरोध प्रदर्शनों में, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता वहां संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, केजरीवाल रिहा करो। जबकि दिल्ली जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने दावा तो यह किया था कि जब तक दिल्ली वालों की पानी वाली परेशानी खत्म नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन अनशन पर वो रहेंगी। याद है ना आपको क्या वादा किया था? आतिशी जी ने क्या वादा किया था कि जब तक दिल्ली वालों का जल संकट या पानी वाली परेशानी खत्म नहीं होगी ना, तब तक वो अनिश्चितकालीन अनशन पर रहेंगी। जल संकट तो खत्म नहीं हुआ, आतिशी जी का धरना तो खत्म हो गया। अब क्या हुआ? उनकी तबीयत खराब हुई। अब तबीयत खराब की वजह से 4 दिन का अनशन था, 4 दिन बाद उनकी तबीयत खराब हुई। हम भी कहेंगे वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, और तबीयत खराब हुई की वजह से अनशन उनको खत्म करना पड़ा, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनशन के 4 दिन बाद उनकी तबीयत खराब हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिसके बाद आज उन्हें अस्पताल से, ये वो तस्वीरें जब वो व्हील चेयर पर आई, हम भी कहेंगे वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। वो व्हील चेयर पर इस तरह से अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिली, फिर वो व्हील चेयर से उठेंगे और वो गाड़ी में बैठ गए। अब इसी को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं भाई कि आम आदमी पार्टी के अनिश्चितकालीन अनशन के वादे का क्या हुआ? अब जब अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो अनशन क्या दोबारा से शुरू होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था? मतलब लोग सवाल पूछ रहे हैं। अगर अनशन ही, जैसा कि कहा जा रहा था कि
मतलब अनशन होगा जल संकट के समाधान के लिए। अगर अनशन ही जल संकट का समाधान था तो क्या अब दिल्ली वालों के लिए जल संकट का अब कोई समाधान नहीं है? क्या आतिशी जी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद फिर से अनशन शुरू नहीं करना चाहिए था? हालांकि जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली तो वो व्हील चेयर पर नजर आई। हम भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। व्हील चेयर से उतरकर वो गाड़ी में बैठी, लेकिन अनशन पर बैठने को लेकर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। आज जब मैं सोशल मीडिया पढ़ रहा था तो कुछ लोगों ने लिखा कि मतलब आतिशी 4 दिन के अनशन में मात्र 8 घंटे स्टेज पर थी, वजन 700 ग्राम कम हुआ। हमारे यहाँ महिलाएं 9-9 दिन तक व्रत रखती हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। आतिशी जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर निकल रही हैं। देखिए, हम भी कहेंगे वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, लेकिन अनशन क्या अब क्योंकि अस्पताल से छुट्टी मिली कि अनशन उनको फिर से शुरू नहीं करना चाहिए था? उधर दिल्ली में भले पानी की कमी हो, पानी को लेकर प्रदर्शनों में कोई कमी नहीं है, जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। आज बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। एमसीडी के सदन के अंदर भी आज बीजेपी के नेता मटका लेकर पहुंच गए। एमसीडी के अंदर देखिए आप तस्वीरें, ये फुल स्क्रीन पर दिखाइए तस्वीरें, ये देखिए आप इन तस्वीरों को फुल स्क्रीन पर दिखाइए। ये एमसीडी के अंदर मटका लेकर पहुंच गए, ये देखिए आप, ये मटका अंदर पहुंच गया एमसीडी के सदन में। बीजेपी के नेता, अब आम आदमी पार्टी के लिए ड्रामा नौटंकीबाजी हो रही है, सब मतलब मटका लेकर एमसीडी के, और एमसीडी अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ पोस्टर के साथ साथ मतलब मटका लहराया गया। वो देखिए मटका नजर आ रहा है आपको। बीजेपी का आरोप है कि हर साल होने वाली जलभराव के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि दिल्ली में 700 नालों की सफाई होती है, लेकिन इस बार सिर्फ 150 नालों की सफाई हुई है, जबकि दिल्ली में सरकार भी आम आदमी पार्टी की और एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। बीजेपी ने यह भी सवाल उठाया कि आम आदमी पार्टी मतलब अगर यह मानती है कि जल संकट के लिए हरियाणा जिम्मेदार है, तो क्या जल भराव के लिए भी हरियाणा जिम्मेदार है? सुनिए। नालों की सफाई करने तो हरियाणा नहीं आएगा, वो तो आपको करनी थी और समय रहते करनी थी। पूरी सरकार सिर्फ एक मंत्र में लगी है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जाएं, कहाँ हाई कोर्ट जाएं, कहाँ लोअर कोर्ट जाएं, कहाँ तिहाड़ जेल जाएं। दिल्ली के अंदर पानी मूलतः 2 राज्यों से आता है, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से, और बड़ा हिस्सा दिल्ली का हरियाणा से आता है। हरियाणा की भाजपा सरकार लगातार झूठ बोल रही है, हरियाणा लगातार पानी कम कर रहा है। और उधर आपको बता दें, यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन अब देश के कई राज्यों में पहुंच गया है। मतलब पैन इंडिया बुलडोजर एक्शन। महाराष्ट्र के पुणे, ठाणे में अवैध बुलडोजर से ध्वस्त हो रहे हैं घर, अवैध अतिक्रमण। तो अलवर में भी ये 4 तस्वीरें देखिए, यूपी टू महाराष्ट्र बुलडोजर एक्सप्रेस, बुलडोजर फुल फॉर्म में, बुलडोजर मतलब अतिक्रमण पर, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। मतलब कई अवैध निर्माण को तोड़ा गया। इसके बाद बरेली में कैसे बुलडोजर देख गैंगस्टर सरेंडर करने पहुंच गए हैं। जी हां, ये खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज आपको दिखाते हैं कि कैसे बाबा का बुलडोजर ना बंगाल में एंट्री कर चुका है। बंगाल में बाबा का बुलडोजर, और वहां पर कैसे बुलडोजर पर मतलब कम्युनल होने के आरोप लग रहे हैं, ये अब आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में भी अब बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं, पश्चिम बंगाल में बुलडोजर। कोलकाता में कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन एक्शन ले रहा है। बहेला, रविंद्र सदन, सॉल्ट लेक, अलीपुर समेत कई जगहों पर बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। कोलकाता में बुलडोजर कार्रवाई पर विवाद हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि टीएमसी धर्म देखकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वोट बैंक को ध्यान में रखा जा रहा है और हिंदुओं पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, बकौल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने यह आरोप लगाई। जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं ना, बुलडोजर चल रहा है, कि क्या हो रहा है कोलकाता में, जहां बीजेपी को ज्यादा वोट मिले, जहां वहां हिंदुओं की दुकानें हटाई जा रही है। मतलब बुलडोजर का वोट कनेक्शन बीजेपी आरोप लगा रही है। जहां बीजेपी को ज्यादा वोट मिल गए वहां जा रहा है बुलडोजर, हिंदुओं के जहां ज्यादा घर है वहां जा रहा है बुलडोजर। इसके साथ ही शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि हिंदुओं को हटाकर वहां रोहिंग्याओं को बसाने की तैयारी हो रही है। चलने की कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी जमीन इलीगली अनऑथराइज ऑक्यूपायर से रिकवरी सरकार करेगा, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन वो जो कर रहा है वो गरीब हकार लोग को उच्छेद कर रहा है, एविक्शन कर रहा है, खास करके हिंदू हकार को। ये पूरा राजनीति से प्रेरित है। आज यहाँ पहले हिंदू लोग को उठा रहा है, उसका बाद रोहिंग्या को बैठाएगा। इसका मतलब दूसरा है, डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। मतलब बुलडोजर का हिंदू हटाओ रोहिंग्या बसाओ प्लान, ये बीजेपी ऐसा दावा कर रही है कि हिंदुओं को हटाओ रोहिंग्या बसाओ, और जहां जहां बीजेपी को ज्यादा वोट मिले वहां उन इलाकों में जा रहा है बुलडोजर और उनको टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी का ये दावा है भाई
कि लोकसभा चुनाव में शहरी इलाके जहां हिंदू बहुल हैं वहां ममता सरकार को वोट नहीं मिले, इसलिए ममता सरकार ने मतलब टारगेट करने के लिए चुनकर ऐसे इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया जहां हिंदू वोटर ज्यादा हैं। इसे लेकर बीजेपी के अमित मालविया, उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी का वोट बैंक माफिया जो घुसपैठिया, उन्होंने बंगाल के बड़े हिस्से में अतिक्रमण किया है। नदी के किनारों से लेकर वक्फ की संपत्ति तक इनका कब्जा है, रोहिंग्याओं ने कब्जा कर रखा है। क्या ममता सरकार के प्रशासन में हिम्मत है कि वो पाक सर्कस, राजा बाजार, तिल जिला में रहने वाले घुसपैठियों पर कार्रवाई कर सके? अमित मालविया ने यह भी दावा किया है बीजेपी ने कि भाई बंगाल के मंत्री फिरहाद हाकिम ने अपना वोट बैंक बचाने के लिए ममता सरकार के खिलाफ ही मोर्चा उठा लिया है। अब बीजेपी के मुताबिक फिरहाद हाकिम ने हॉकर्स और दुकानदारों से कहा है कि अगर पुलिस उन्हें हटाने जाए तो इसका विरोध करे, पुलिस का मुकाबला करे। अब फिरहाद हाकिम तो खुद टीएमसी के नेता हैं, वही नेता हैं जिन्होंने साल 2016 में, याद है क्या कहा था, कोलकाता में मिनी पाकिस्तान बसता है, मिनी पाकिस्तान। अब देखिए बीजेपी का दावा है कि कोलकाता और उनके आसपास रहने वाले 40% लोग मुस्लिम हैं, इसलिए ममता बनर्जी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, धर्म देख रहा है क्या बुलडोजर। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो भी पोस्ट किया, वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा ये तस्वीर देखिएगा ध्यान से, ये फुल स्क्रीन पर दिखाइए। अब देखिए यहां पर आपको एक शख्स के हाथ में ये क्रूड बॉम्ब नजर आएगा, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए। ये देखिए आप, ये शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो जारी करा है बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। हाथ में जो है क्रूड बॉम्ब है, टीएमसी के सदस्य के हाथ में बम है उसके हाथ में, ये दावा है। वीडियो जो है ये शुभेंदु अधिकारी ने जारी किया है। इस वीडियो में देख रहे हैं एक व्यक्ति को आप देख सकते हैं जिसके हाथ में कोई चीज है, बीजेपी का दावा है कि ये क्रूड बम है। टीएमसी का सदस्य रहीम शेख है, ये आगे की तरफ वहां आगे जाता है तो फिर वहां पर बड़े सारे लोग आते हैं, फिर वहां गुंडागर्दी वाला भी कुछ है, इसके हाथ में क्रूड बम है। रहीम शेख के साथ कई लोग भी हैं जिनके हाथ में धारदार तलवार, ये देखिए आप, तलवार, डंडे, सब कुछ है। बीजेपी का दावा है कि रहीम शेख ने विवाद निपटाने के लिए क्रूड बम फेंक दिया, क्रूड बम, और विरोधियों पर हमला किया। ये जब आप वीडियो को एक बार दोबारा से देखेंगे जिसमें शुरुआत में ये देखिए आप, उसके हाथ में जो नजर आएगा वो क्रूड बॉम्ब है, ऐसा बीजेपी का दावा है। ये देखिए ये वो क्रूड बॉम्ब। उधर यूपी में कानून को चैलेंज करने वालों के हौसले ध्वस्त हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बरेली से योगी सरकार की बुलडोजर एक्सप्रेस का जो वीडियो सामने आया है ना, उसे देखकर रौब दिखाने वाले गैंगस्टर सीधे सीधे सरेंडर करने थाने पहुंच गए। ये देखिए आप तस्वीर, बरेली में गैंगस्टर राजीव राणा की 4 प्रॉपर्टी को अवैध करार दे दिया गया। इन 4 प्रॉपर्टी में 2 अवैध कब्जे पर सरकार का बुलडोजर चला। अवैध बचे 2 प्रॉपर्टी को ही जल्द मिट्टी में मिला दिया गया। आरोपी राजीव राणा के जिन 2 प्रॉपर्टी पर आज बुलडोजर चला है वो अवैध तरीके से निर्माण हुआ, पाक की जमीन पर यह अवैध निर्माण हुआ। राजीव राणा पर यह एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि आज से 5 दिन पहले बरेली में दिन दहाड़े बदमाशों ने, ये देखिए वो तस्वीर, याद है ये तस्वीर सबने, ये देखिए आपको याद होगा, बीच सड़क पर फायरिंग हुई थी, बीच सड़क पर ये फायरिंग हुई थी दिन दहाड़े। दिखाइए इसको फुल स्क्रीन पर, ये बीच सड़क पर फायरिंग हुई थी, आपको नजर आएगा। और अब यहां बुलडोजर चल गया, ये पकड़ा गया, इसके घर, इसकी भी संपत्तियां अवैध निकली, इस पर भी बुलडोजर एक्शन हो गया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे में आइसक्रीम में कटी हुई उंगली वाले मामले में एक बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। दरअसल न्यूज 18 इंडिया को मिली खबर के मुताबिक पुणे की फॉर्च्यून कंपनी के कर्मचारी की थी वो कटी हुई उंगली। ये वो तस्वीर आपको याद होगा, आइसक्रीम में कटी हुई उंगली मिली थी, ये वो तस्वीर। अब इसमें खुलासा ये हुआ है कि पुणे की फॉर्च्यून कंपनी के कर्मचारी की थी ये कटी हुई उंगली। आपको याद होगा 11 मई 2024 को पैकिंग के दौरान आइसक्रीम में ये देखिए वो तस्वीर, कटी हुई उंगली मिली थी। और अब ये खबर, उस वक्त मामला दर्ज हुआ था, फिर इसको जांच के लिए भी भेजा गया था। अब ये खबर आ रही है कि पुणे की फॉर्च्यून कंपनी के कर्मचारी की एक कटी हुई उंगली, डीएनए जांच में कटी हुई उंगली किसकी थी वो पता चल गया है। और एक दिन पहले आपने देखा था ना कि कैसे केन्या की संसद को वहां पर उपद्रवियों ने, प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। अब देखिए कैसे टैंक लेकर राष्ट्रपति भवन में ये लोग घुस गए, राष्ट्रपति भवन में टैंक घुस गया। सैकड़ों की संख्या में सैनिक और टैंक के साथ राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया गया। भवन के दरवाजे बंद थे, उन्हें तोड़ने के लिए टैंक बुलाया गया।
और इसके बाद बोलिविया का जनरल जुआन पूरी सेना के साथ राष्ट्रपति के घर में घुस गया। हथियारों के साथ खड़े सैनिक अंदर मौजूद थे और जनरल जुआन ने राष्ट्रपति से कहा कि वो सरेंडर कर दे, क्योंकि बोलिविया में अब मिलिट्री राज हो चुका है। राष्ट्रपति भवन के अंदर हो रही इस सबसे बड़ी सियासी घटना का पूरे देश में लाइव प्रसारण हो रहा था। पूरा देश देख रहा था कि एक जनरल ने राष्ट्रपति को अपना पद छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी है और राष्ट्रपति भवन के बाहर सड़कों पर सायरन के साथ टैंक घूम रहे थे। चारों तरफ घोषणा हो चुकी थी कि अब बोलिविया में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और लोग सड़क पर उतर आए। जनता और पुलिस के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। रह रहकर गोलियों की आवाज से यह साफ था कि आने वाले कुछ घंटों में पूरे देश का भविष्य बदलने वाला है। सेना के टैंक राष्ट्रपति आवास और राजधानी लापाज में मुख्य सरकारी इमारतों तक पहुंच चुके थे, लेकिन कुछ ही घंटे बीते थे कि राष्ट्रपति लुइस अर्से ने अपनी गद्दी को जाने से बचा लिया और तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई। सैनिकों का नेतृत्व करने वाले जनरल कमांडर को लाइव टीवी पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे जनता के सामने भी पेश किया गया। दरअसल बगावत से एक दिन पहले जनरल जुआन जोस जुनिगा से सैन्य कमान छीन ली गई थी, इसीलिए उन्होंने विद्रोह की प्लानिंग कर देश पर कब्जा करने की साजिश रची थी और राष्ट्रपति भवन को जाकर घेर लिया। अगस्त 1825 में स्पेन से आजाद होने के बाद से लेकर के अब तक बोलिविया ने 190 से ज्यादा बार तख्ता पलट के प्रयास देखे। इसकी आखिरी कोशिश साल 2019 में हुई थी, जब मौजूदा सरकार ने हार मानते हुए खुद ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद चुनी हुई सरकार आई, जिसके नेता राष्ट्रपति लुइस आर्से हैं। उन पर भी अब संकट मंडरा रहा है। बोलिविया में जो कुछ हुआ उस पर रूस ने भी नजर बनाई हुई है, क्योंकि तख्ता पलट की साजिश के ठीक 21 दिन पहले ही राष्ट्रपति लुइस ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और रूस ने बोलिविया में न्यूक्लियर रिसर्च के साथ लिथियम खनन के कई प्रोजेक्ट पर मदद का भरोसा दिया था। खुफिया रूसी एजेंसियों को शक है कि रूस और बोलिविया के बीच इन्हीं रिश्तों की वजह से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने तख्ता पलट की साजिश रची थी।